बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सेशन से हम और आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, दिष्टकारी के बारे में, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर की मैथमेटिकल एनालिसिस अभी पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। और इसे समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि डिटेल में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ चुके हैं, उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत जल्दी से ही सारी चीजें सीख जाने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है मेरे साथ ही फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। यहाँ सेंटर टेपिंग यूज की गई है फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। जो पिछले फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है उस वीडियो में आपने देखा था। मैं यहाँ लिंक भी आपको दे दूंगी फुल वेव रेक्टिफायर का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो उस लिंक पे जाकर के आप फुल वेव रेक्टिफायर को पूरी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर को भी, हाफ वेव रेक्टिफायर की मैं मैथमेटिकल एनालिसिस का लिंक यहाँ पे आपको दे देती हूँ, और उससे आप एक बार पहले पूरा पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ जो भी सोल्यूशन आप अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में ज्यादातर चीजें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आपने मेरे साथ ही किया है वो कैलकुलेशंस। तो इसलिए उस वीडियो को भी आप रिवाइज करके फिर ये वाला वीडियो आप पढ़िएगा, यानी मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। फ्रेंड्स, अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये फर्स्ट वाला डायग्राम आपको क्या बता रहा है? ये फर्स्ट वाला आपको बता रहा है सिंपल सिनुसॉइडल वेव है, साइन वेव आपको दिखा रहा है। लेकिन ये साइन वेव एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा? फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस पर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे यहाँ हमने E1 लिया है। जी हाँ, जो हम फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देख रहे थे, उसी फुल वेव रेक्टिफायर में दो हमने पीएन जंक्शन डायोड यूज किए थे। उनमें से एक पीएन जंक्शन डायोड, जो फर्स्ट वाला हम कंसीडर कर रहे थे, उसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसे हमने E1 लिया है, और जो दूसरा वाला पीएन जंक्शन डायोड है उसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई होगा उसे हमने E2 से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगेगा, ईएमएफ जो लग रहा है, वो E1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी हमारा फर्स्ट डायोड क्या वोल्टेज फील कर रहा है, किसको फेस कर रहा है इनपुट पर, वो E1 से रिप्रेजेंट होता है। और जो सेकेंड वाला डायोड जिस इनपुट को फेस करता है उसे हमने E2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये E1 और E2 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे आप पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ करके आए हैं। और जो थोड़ा बहुत रह भी गया है कंफ्यूजन, वो अभी आज दूर हो जाने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, आपकी जो E1 है ना, हमने क्या किया था कि हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर हो गया, ये सेकेंडरी हो गया ट्रांसफार्मर का। एक हमने पीएन जंक्शन डायोड इधर लगाया था और दूसरा पीएन जंक्शन डायोड इधर लगाया था। उसके बाद हमने बाकी के सर्किट को कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, साइन वेव के फॉर्म में लगाया था, ये साइन वेव के ही फॉर्म में सेकेंडरी के अक्रॉस मिलता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या काम कर रहा है, या तो वोल्टेज को जो प्राइमरी पे है उसके रेस्पेक्ट में कम कर देगा या ज्यादा कर देगा, लेकिन उसका फॉर्म, उसका शेप नहीं बदलता है वेव का। तो साइन वेव ही सेकेंडरी पर अप्लाई हुआ। और हमने देखा था कि जब फुल वेव रेक्टिफायर था, जब ये फर्स्ट वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो सेकेंड वाला रिवर्स बायस हो जाता है, और जब फर्स्ट वाला रिवर्स बायस होता है तो सेकेंड वाला फॉरवर्ड बायस हो जाता था।
तो अब अगर इसी फॉर्म में वोल्टेज हम इस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, यानी जब ये पॉजिटिव एंड इसको फॉरवर्ड बायस करता है, पॉजिटिव यहाँ पे इफेक्ट देता है, तो यही पॉजिटिव इस दूसरे जंक्शन डायोड के लिए नेगेटिव की तरह काम करता है ड्यू टू कनेक्शन, जैसा हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है उसकी वजह से। यानी जब सेम इनपुट जो फर्स्ट डायोड के लिए पॉजिटिव का काम करता है, वो सेकंड डायोड के लिए नेगेटिव का काम करता है। तो जिस वोल्टेज को फर्स्ट वाला डायोड इस फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, फेस कर रहा है, सेम उसी वोल्टेज को सेकंड वाला हमारा जो जंक्शन डायोड है फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर का, वो इस फॉर्म में यानी जस्ट अपोजिट फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी कि इनपुट अगर ऐसा हमने लगाया है फ्रेंड्स, तो इस इनपुट को फर्स्ट डायोड ऐसा देखेगा, तो सेम टाइम पर सेकंड डायोड उसे ऐसा देखेगा। क्लियर है इतना? टाइम भी साथ के साथ ही आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो सेम टाइम पे यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। तो ये तो हो गया कि एक वोल्टेज को जो फर्स्ट डायोड कैसा एक्सपीरियंस करेगा और सेकेंड डायोड कैसा एक्सपीरियंस करेगा। और जब ये हम इनपुट अप्लाई करते हैं फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसी वोल्टेज का जो आउटपुट हमें मिला था, जो कि आपने पिछले वीडियो में मेरे ही साथ पूरे डिटेल में आपने पढ़ा है कि ये साइन वेव जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, कहाँ पर? इनपुट पर अप्लाई करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के, तो वो रेक्टिफाई होकर के दिष्टकारी है, यानी कि जो साइन वेव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन ले रही थी, यानी वो प्रत्यावर्ती थी, ऑल्टरनेटिंग थी, वही साइन वेव हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के मिल जाती है, तो उसका फॉर्म आता है ये वाला, है ना। यानी चाहे ये वाला पार्ट हो, आउटपुट हमें ऐसा ही मिला था, चाहे ये वाला पार्ट हो, हमें आउटपुट ऐसा ही मिला था। इसे यूनी डायरेक्शनल कहा, यानी पल्सेस यहाँ भी प्रेजेंट हैं। अब हमें क्या करना है? मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है इसके आगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, जिससे हम कंपेयर कर सकें कि किसकी एफिशिएंसी अच्छी हो रही है ना। दोनों का हम फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर को कंपेयर करके भी स्टडी कर पाएं, इसलिए भी मैथमेटिकल एनालिसिस जरूरी हो जाता है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकाला था, सबसे पहले हमने वहां देखा था कि हमें आउटपुट में करंट कैसी मिल रही है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें आउटपुट की करंट कुछ ऐसे मिल रही थी, यानी पाई डिग्री का सेपरेशन था पल्सेस के बीच में, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कंटिन्यूस पल्सेस मिल रहे हैं, कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो इसी को अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो ये देखिए, ये E1 अगर हमारी ऑफ कोर्स साइन वेव है, तो E नॉट साइन ओमेगा टी, इसी फॉर्म में हम उसे लिखेंगे। लेकिन जिस इनपुट वोल्टेज को फर्स्ट वाला हमारा जंक्शन डायोड ऐसा फील कर रहा है, ऐसा फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी साइन वेव को, उसी वोल्टेज को सेकेंड वाला डायोड पाई डिग्री से आउट ऑफ फेज एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए सेम इसी फॉर्मूले में ओमेगा टी माइनस पाई जब हम लिख देते हैं, तो वो हमें वोल्टेज मिलता है जो सेकेंड वाला डायोड फेस करता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, फर्स्ट डायोड में जब ये पॉजिटिव है, तो सेकेंड में जस्ट नेगेटिव हो गया है सेम टाइम पर, है ना। तो उसी सेम टाइम पर यहाँ पे देखिए, वही चीज शो करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस पाई लिया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि E1 मतलब सेम वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है। E1 वो है जो फर्स्ट जंक्शन डायोड फेस कर रहा है इनपुट पर, और E2 वो है जो सेकेंड जंक्शन डायोड फेस कर रहा है। ये वोल्टेजेस हैं, इनमें E नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है ना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, ठीक है। तो साइन की अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 लिख दें, तो E की वैल्यू हो जाएगी E नॉट। तो इसलिए E नॉट क्या है? पीक वैल्यू है वोल्टेज की। ओके,
तो ये आपने देखा कि कौन से वोल्टेज हमारा फर्स्ट डायोड फेस करता है और क्या वोल्टेज सेकेंड डायोड सेम टाइम पर फेस करता है। अब अगर इन वोल्टेजेस को हमारे डायोड फेस कर रहे हैं तो उससे हमें आउटपुट क्या मिलता है, तो आउटपुट में करंट हमें निकालनी है। और हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा भी है कि कंप्लीट साइकिल के लिए, है ना, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, ये हमारी कंप्लीट साइकिल थी। तो 0 से पाई तक साइकिल में हमारा फर्स्ट वाला डायोड फॉरवर्ड बायस था, यानी फर्स्ट डायोड से करंट मिलेगी लेकिन सेकेंड डायोड की करंट होगी 0, इसलिए I1 की वैल्यू आएगी और I2 0 से शो किया गया है। ठीक है, और वैल्यू जैसे हम ओम्स लॉ में निकालते थे, अगर आपको निकालना है I इज इक्वल टू, ठीक है, आप I की वैल्यू ओम्स लॉ से निकालिए, तो I की वैल्यू क्या आती है, V/R। ठीक है, तो इस केस में अप्लाइड V की जगह वोल्टेज कितना है, E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R कितना है, लोड रेजिस्टेंस प्लस डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पिछले वाले वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर में भी मैंने आपको बताया है इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस में, कि डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस है जो कि जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तब एक्सपीरियंस होता है सर्किट में। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके मटेरियल का, जो जंक्शन डायोड जिस मटेरियल से बना है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये उसी की वजह से आता है डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है और E0 अपॉन RF प्लस R को हम I0 लिख लेते हैं, यानी पीक वैल्यू ऑफ द करंट, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट हाफ साइकिल पे चलना है, यानी पाई से 2 पाई तक का अगर देखें तो पाई से 2 पाई तक में फर्स्ट वाला हमारा जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, इसलिए I1 की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अब सेकंड वाला हमारा जंक्शन डायोड वोल्टेज जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसकी वजह से वहां से करंट कंडक्ट करेगी। तो कितनी करंट कंडक्ट करेगी, तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, अब V की जगह फर्स्ट वाले में अगर हम कहते हैं E0 साइन ओमेगा टी, इन जनरल वोल्टेज का फॉर्मूला लिया, तो इसी वोल्टेज को सेकेंड वाला कैसा फील करता है, E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ठीक है, इस वैल्यू को हम V की जगह सब्स्टिट्यूट करें फ्रेंड्स, तो ये देखिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई जो वैल्यू आ रही है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं E0 साइन, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये पाई माइनस ओमेगा टी आएगा और एक माइनस यहां पे लग जाएगा। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। ओके, साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगा माइनस E0 साइन पाई माइनस ओमेगा टी, और साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस E0 साइन ओमेगा टी। ओके, क्लियर हुआ, यानी अब यहां V की जगह क्या आएगा, माइनस E0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई RF प्लस R, क्योंकि R है लोड रेजिस्टेंस और अब RF उस दूसरे वाले जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, तो आपको ये टर्म क्लियर हो गया कि ये कैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये कैलकुलेशन करना है। अब हम इससे आगे देख लेते हैं, फिर हमें वही करना है, यानी E0 अपॉन RF प्लस R को हम I0 लिख देंगे, है ना, और बाकी का टर्म ऐसा लिखेंगे जिससे I0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द
आउटपुट करंट जो हमें मिल पाएगी सेकेंड वाले जंक्शन डायोड के अक्रॉस। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि माइनस साइन आया है। ठीक है, अब इस वाली चीज को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में जहां हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, वहां तो हमने कहा था कि सेम डायरेक्शन की सेम वैल्यू की करंट हमें इस सेकेंड डायोड से भी मिलेगी, जैसी कि जब फर्स्ट वाला डायोड फॉरवर्ड बायस था हमें उससे मिल रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ माइनस साइन को हम कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, फर्स्ट वाला का फॉरवर्ड बायस हुआ जबकि ये वैल्यू है 0 से पाई, यानी यहाँ ओमेगा टी की जगह वैल्यू जो आएंगे 0 से पाई तक आएंगी, और ये पॉजिटिव वैल्यूज में आती हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन जब दूसरी वाली आप लेंगे पाई से 2 पाई वाली, तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और इसका नेगेटिव और ये माइनस साइन दोनों मिलकर के माइनस इंटू माइनस यानी प्लस बन जाएंगे। तो यहाँ से भी इस रेंज में ये जो करंट देगी, जिस वैल्यू की जिस डायरेक्शन की दे रही होगी, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ से भी हमें सेम डायरेक्शन की करंट मिलेगी। यानी कि जो लोड से फ्लो कर रही होगी करंट, वो जब इस वाले हाफ में इनपुट के जो फर्स्ट डायोड जिस डायरेक्शन की करंट देता है, इस वाले हाफ में सेकेंड डायोड सेम डायरेक्शन की करंट देता है, इसीलिए आउटपुट में हमें पल्सेस इस तरीके के मिलते चले जाते हैं। दोनों डायोड सेम तरीके की करंट, सेम वैल्यू की करंट देते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो करंट के बारे में आपको जानकारी मिली कि दोनों डायोड किस तरीके की करंट देंगे। अब बिल्कुल वही कैलकुलेशन जो हमने आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें किया था, तो यहाँ इसलिए हम शॉर्ट में इसे बताएंगे, यानी डीसी या एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट। ठीक है, तो याद होगा आपको, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से पिछले वीडियो पे जाइएगा और उसको रिवाइज करिएगा। वहां हम लोगों ने यही वैल्यू निकाली थी। एवरेज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 1/2 पाई लिया था और 0 से 2 पाई किया गया था, और यहाँ हम लोगों ने क्या लिया था, आई डी ओमेगा टी, है ना। इसको हमने सॉल्व किया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक, तो जब इसको आपने सॉल्व किया था, क्योंकि वहां पर ये हाफ वेव और फिर इतना, है ना, ये 0 से पाई तक ये था और यहाँ पे 0 करंट होती थी। फिर इसे हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया था ना, 0 से 2 पाई को 0 से पाई किया, फिर पाई से 2 पाई इसको लिया गया था, और पाई से 2 पाई वाले में हमने करंट को 0 लिखा था क्योंकि वो 0 था। ठीक है, और 0 से पाई वाले को सॉल्व किया था। लेकिन अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या करना है, क्योंकि यहाँ जो आउटपुट करंट है फुल वेव रेक्टिफायर में, वो हमें कैसी मिलने वाली है, वो हमें बिना किसी सेपरेशन के पल्सेस इसमें हमें मिलने वाली हैं। यानी अब फुल वेव रेक्टिफायर की पल्सेस कैसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। ओके, 0 से पाई, पाई से 2 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से पल्सेस जा रही हैं। जब तो 0 से पाई वाली जैसे पल्स गई है ना, फिर पाई से 2 पाई हमारी पल्स चली गई, तो इसी वजह से ये सारे एक सी पल्सेस हैं। तो अब हम यहाँ पे इस रेंज के लिए ही इंटीग्रेशन करके एवरेज ले लें, तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल एवरेज यही आने वाला है। इसलिए 1/2 पाई ना लेकर के 1 पाई हम लेंगे हाफ साइकिल, और 0 से पाई तक इंटीग्रेशन ही हम लगाएंगे, देन आई डी ओमेगा टी। क्यों डी ओमेगा टी ले रहे हैं ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसी सेम रीजन की वजह से यहाँ भी एवरेज हम इस तरीके से निकालेंगे। अब आई की जो फॉर्मूला है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी आई की जगह रखेंगे, और बिल्कुल जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको आप सॉल्व करेंगे। लिमिट ये वाली लगाएंगे 0 से पाई वाली, और हमें एवरेज जो डीसी का वैल्यू है करंट की, वो हमें मिल जाता 2I0 पाई। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में क्या आया था, I0 पाई आया था। तो इस तरीके से हम डीसी करंट निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू। और हाँ, जो पिछले वीडियो में हमने चार्ज के टर्म्स में भी आपको कैलकुलेशन बताया था, हमने लिखा था Q इज इक्वल टू, है ना, 0 से T लिया गया था। ओके, देन I0 साइन ओमेगा टी डी टी, ऐसे करके हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, और इसे 2 पार्ट में लिखा था, 0 से T/2 तक ये वैल्यू लिया था, और फिर T/2 से T तक लिया था, तो 0 वैल्यू हो जाती थी। पर यहाँ
जब फुल वेव रेक्टिफायर में हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें ये सेकेंड वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेकेंड पार्ट लिख के करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट के तरह ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो करंट नहीं होगी। तो यहाँ हम चार्ज का फ्लो जीरो से टी ना निकाल के जीरो से टी बाई टू निकाल लें, और इस चार्ज को जब हम टाइम टी बाई टू से डिवाइड करेंगे तो एवरेज करंट हमारी आ जाएगी, है ना। तो ये डीसी करंट हम इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। जो हमने बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये एक साइकिल में आउटपुट करंट थी और यहाँ ये एक साइकिल की आउटपुट करंट है। बस उसी फिनोमेना को यूज करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जैसे टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम अगर करते हैं तो एवरेज करंट आती है। तो टी बाई टू टाइम में, यानी ये यहां से जीरो से ये टी बाई टू टाइम हो गया। टी बाई टू टाइम में कितनी चार्ज फ्लो की अपॉन वो टाइम कर देंगे तो एवरेज करंट आ जाएगा। या फिर पूरी साइकिल लेना चाहते हैं तो टी टाइम तक आप लीजिए, लेकिन फिर डबल यहाँ पे चार्ज भी डबल हो जाएगा। जितना चार्ज यहाँ आएगा उतना ही चार्ज टी बाई टू से टी के बीच भी आएगा। चार्ज डबल हो जाएगा तो चार्ज डबल होने के साथ ही ये टाइम भी टी लिख दिया जाएगा। रिजल्ट वही आएगा दोनों ही केस में। यानी हम इस तरीके से भी यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट निकाल सकते हैं। रिजल्ट सेम आएगा 2I0 अपॉन पाई, ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जैसे पिछले वीडियो में समझाया था। बस हमें आउटपुट का शेप कैसा है, यानी आउटपुट में करंट कैसी मिल रही है, उसको ध्यान रखते हुए ही यहाँ काम करना है। जितना डिफरेंस है फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में वो हमें ध्यान रखना है। अब अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आरएमएस वैल्यू वही फॉर्मूला आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, फिर आई स्क्वायर की जगह आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। तो याद होगा वहां जीरो से पाई वाले में तो वैल्यू ये लिखते थे और इस वाले को जीरो लिखते थे। यहाँ जीरो नहीं लिखा हमने क्योंकि यहाँ जीरो होता ही नहीं है, ठीक है। दोनों में सेम वैल्यू लिखी और जैसे पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था इन टर्म्स को, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो हमें आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। वहां आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई टू आता था, यहाँ आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू आ जाएगा, ठीक है। वहां पे आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई टू था, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू। और यहाँ भी हम आरएमएस वैल्यू दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं जो हमने आपको हीट वाला मेथड बताया था। बस ध्यान यही रखना है कि उसमें जब जीरो से टी बाई टू वाले में तो वैल्यू मिलती है, लेकिन जब आप टी बाई टू से टी वाले पे जाते तो करंट जीरो हो जाती थी, इसलिए ये टर्म जीरो हो जाता था। लेकिन जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये करंट जीरो नहीं होती है, हमें उसको भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है तो हमें ये वाली वैल्यू आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हम अब अलग से इस मेथड से यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप हाफ वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल एनालिसिस का वीडियो देखिए और अपने आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है, बस लिमिट का ध्यान रखना है आपको, है ना, कहाँ पे करंट जीरो हो रही है, कहाँ पे करंट की वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट सेम आ जाएगा। कोई भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब हमें चूंकि एफिशिएंसी पे हम लोग का टारगेट रहता है ना, दक्षता कितनी है, दक्षता मतलब आपको समझाया था पिछले वीडियो में भी कि अगर आप जैसे मैं कोई चीज बता रही हूँ और आप उसे लर्न कर रहे हैं, आप उसे सीख रहे हैं, तो मैंने कितना इनपुट मटेरियल आपको दिया और आपने कितना रिसीव किया, वो आपको पता चलेगा आपकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी क्या काम आप कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी। तो यहाँ पर रेक्टिफायर दिष्टकारी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी कितना हमने इनपुट एसी दिया और कितना आउटपुट में हमें डीसी मिला, ये हमें एफिशिएंसी से ही पता चलता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमने सर्किट को कितना पावर सप्लाई किया और उसके लोड, आउटपुट का जो लोड है उसके क्रॉस कितना हमें डीसी पावर मिला। तो जो आउटपुट के लोड के क्रॉस डीसी पावर हमें मिला वो डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर, है ना। जैसे ही करेंगे एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो इसका मतलब पहले हमने क्या इनपुट एसी दिया है हमें वो भी तो पता होना चाहिए। तो कितना इनपुट एसी हमने दिया है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अभी ये आरएमएस करंट हम लोगों ने निकाला था और ये करंट किससे फ्लो करती है,
एक टाइम में एक ही जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस करता है ना। तो लोड रेजिस्टेंस और उस फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड का जो डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में होते हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस RF प्लस R बनता है। ठीक है, और जो करंट जा रही है नेट करंट, टोटल करंट, उसकी RMS वैल्यू IRMS होती है। ठीक, और पावर क्या होता है, I²R फॉर्मूला होता है, तो यहाँ R की जगह RF प्लस R आ जाएगा और I की जगह IRMS आ जाएगा। जैसे ही हम ये रखेंगे हमें इनपुट पावर में पावर सप्लाई टू द सर्किट हमें यहाँ से मिल जाएगा। कितना पावर हमने सप्लाई किया, ये इनपुट सप्लाइड पावर हो जाता है। ठीक है, फिर हमें डीसी पावर जो मिल रही है लोड के अक्रॉस, तो कितनी डीसी पावर हमें मिल रही है, अभी हमने एवरेज डीसी करंट निकाला था 2I0/पाई। अब ये डीसी करंट किसके अक्रॉस, आउटपुट लोड, तो लोड रेजिस्टेंस है R और डीसी करंट है, फॉर्मूला वही हमने लगाया I²R वाला फॉर्मूला, R की जगह R, I की जगह IDC, और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर दिया, तो हमें एवरेज पावर सप्लाई टू द लोड है ना, लोड के अक्रॉस क्या पावर सप्लाई हुआ है वो हमें डीसी पावर मिल जाता है। और इन दोनों को यूज करके हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी यानी दक्षता। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डीसी पावर सप्लाई टू द लोड अपॉन टोटल इनपुट एसी पावर। जब इसी को परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 करना पड़ता है हमें इसमें। ओके, तो जैसे ही हम डीसी पावर जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो रखें और ये एसी पावर जो हमने टोटल सप्लाई किया वो रखेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि और भी तरीके के फुल वेव रेक्टिफायर आते हैं और वहां कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। तो ये इसी वाले फुल वेव रेक्टिफायर का, जिसे हम लोगों ने पढ़ा सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का केस है। बार बार आपको बता रहे हैं कि यहाँ हम लोग सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर को ही स्टडी कर रहे हैं, यानी कि ये वाला केस हम स्टडी कर रहे हैं। इसका एक दूसरा तरीके का हम डायग्राम भी बनाते हैं, पर वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता, सेंटर टेप्ड को, जो हमने जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके पहले वाले वीडियो में आपको दोनों डायग्राम बता रखे हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला तो आपका है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये हमने एफिशिएंसी इसी सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकाली। तो यहाँ देखिए एफिशिएंसी आपकी इतनी आ गई, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या आता था 40.6% है ना, यहाँ पे 81.2% है। ओके, तो ये तो आपको डबल एफिशिएंसी शो कर रहा है, ये आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये तो था आपका एफिशिएंसी। फिर रिपल फैक्टर्स देखिए, जो रेक्टिफायर हम यूज कर रहे हैं, तो रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, लेकिन ये हमें प्योर फिक्स डीसी नहीं देता, बल्कि फुल वेव रेक्टिफायर भी हमें ऐसा दे रहा है, इसकी एफिशिएंसी भी हमें हाफ वेव रेक्टिफायर से अच्छी मिल रही, बेटर मिल रही है, लेकिन पल्सेस तो हैं, यानी आउटपुट प्योर डीसी नहीं है, डीसी और एसी का कॉम्बिनेशन है। तो जैसा कि हमने हाफ वेव वाले वीडियो में, हाफ वेव का जो वीडियो आपने देखा है जिसमें हमने मैथमेटिकल एनालिसिस स्टडी की है हाफ वेव रेक्टिफायर की, उसमें देखा था रिपल फैक्टर्स क्या बताता है। रिपल फैक्टर हमें ये बताता है कि एसी कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है इन द आउटपुट। ठीक है, जो एसी कंपोनेंट है उसकी प्रेजेंस को बताता है रिपल फैक्टर। तो यहाँ पर भी कुछ तो एसी कंपोनेंट है, तो बिल्कुल उसी मेथड से हम यहाँ पर भी रिपल फैक्टर जब निकालेंगे, वही फॉर्मूला IDC स्क्वायर प्लस IRMS डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर। ठीक है, ये डैश क्या है, डैश का मतलब है प्योर जो एसी पार्ट है। आउटपुट में एसी और डीसी दोनों जब हम देखते हैं तो वो IRMS से हमें मिलता है, इन दोनों को इंक्लूड किया तो IRMS है। IDC लिया तो सिर्फ डीसी कंपोनेंट है, I-RMS सिर्फ एसी कंपोनेंट को शो करता है। ओके, तो जब हम रिपल फैक्टर निकालना है तो एसी कंपोनेंट वाला यानी I-RMS अपॉन IDC करेंगे तो रिपल फैक्टर आएगा। और ये वाला फॉर्मूला अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने निकाला, डिराइव किया है, इस बहुत आसान तरीके से था, इसे आप यूज करिए और IRMS और IDC जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे रिपल फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे
0.48। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि अभी पिछले वीडियो में रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना आया था और उससे कितना कम रिपल फैक्टर हमें यहाँ मिल रहा है। यानी कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो बेटर वर्क कर रहा है। रिपल हमें चाहिए था रिपल कम हो जाए, यानी एसी कंपोनेंट कम हो जाए, क्योंकि रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये बेहतर तरीके से काम कर रहा है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा पीक इनवर्स वोल्टेज क्या कहता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या था फ्रेंड्स, जो रिवर्स बायस कंडीशन में जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज हमारा पीएन जंक्शन डायोड फेस करता है उसी को पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। ठीक, और हाफ वेव रेक्टिफायर जब लिया था तो उसमें जो सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ई नॉट। सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट। और जब हमारा ये जंक्शन डायोड रिवर्स बायस होता था तो रिवर्स कंडीशन में इसको इतना ही रिवर्स वोल्टेज फेस करना पड़ रहा था, तो इसलिए जो ये ई नॉट के बराबर ही वहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज मिला था। ठीक है, ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है जो अप्लाई हो रहा है। जब जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हुआ था तो कितना रिवर्स वोल्टेज इसने फेस किया था, इतना ही रिवर्स वोल्टेज इसने फेस किया था ई नॉट के बराबर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज ई नॉट था। ठीक, अब इस केस में हम देखते हैं कि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज कितना आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अब ये भी देखते चलेंगे कि हम इनपुट और आउटपुट क्या ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो कितना आता है। एज ऑलरेडी डिफाइंड, पीक इनवर्स वोल्टेज इज the maximum reverse voltage which the rectifier has to withstand during the non-conducting period। यानी जब रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस जंक्शन डायोड कितना रिवर्स वोल्टेज फेस कर रहा है उसी को हम कहेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इफ द डायोड D1 इज कंडक्टिंग एंड D2 नॉन कंडक्टिंग, अगर D1 यानी पहला वाला अगर कंडक्ट कर रहा है और दूसरा वाला हमारा रिवर्स बायस में है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही कंडक्ट करेगा। द पॉइंट सी कौन सा, सेंटर टेपिंग। मान लीजिए यहाँ पे हम बना देते हैं ऐसा, है ना, तो यहां से आपने सेंटर टेपिंग लिया था, इसको सी किया, इसको ए किया, इसको बी किया। तो D2 अगर नॉन कंडक्टिंग है इस केस में पॉइंट सी इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, है ना, ये इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ना, तो किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। तो हम इसे कहते हैं कि सी इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इसे आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। मान लीजिए हम इसे कहते हैं 2E वैल्यू, यहाँ कहते हैं E वैल्यू, इसको कहते हैं 0 वैल्यू, है ना, तो भी ये इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गया, यानी हमारा ये जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। ओके, या इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको हम कह दें प्लस ई और इसको हम कह दें माइनस ई और इसको कह दें 0। अब सीधे सीधे दिख रहा है कि सी के रेस्पेक्ट में ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। बिल्कुल इसी बात को यहाँ पे कहना चाह रही है कि अगर D2 नॉन कंडक्टिंग है, यानी ये वाला D2 नॉन कंडक्टिंग है, देन पॉइंट सी इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी and both E1 and E2 are passing through their maximum values। okay, maximum मतलब जो मैक्सिमम हम ले रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। जैसे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें क्या है ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यहाँ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ओके, इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस D1 इज नेग्लेक्टेड, है ना, अब हम ये मान लें कि थोड़ी देर के लिए मान लें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होता ही है। जैसे इमेजिन करिए कि अगर हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पे बैटरी लगा दें तो जो EMF ये अप्लाई करता है वही हमें इसके क्रॉस मिलता है वोल्टेज ड्रॉप, है ना। लेकिन अगर कोई और रेजिस्टेंस भी हो तो कुछ ड्रॉप यहाँ होगा, कुछ ड्रॉप यहाँ, दोनों मिलके इसके बराबर होंगे। ओके, ये आपने पढ़ा हुआ है
पिछले क्लासेस में या पिछले चैप्टर्स में। तो ये हम मान के चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ ये कह दें कि हमारा जो डायोड है जो कंडक्ट कर रहा है उसका डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है लेकिन कम होता है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए अगर उस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हम कहेंगे जो कंडक्ट कर रहा है उसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक, अगर हम उस वोल्टेज ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दें देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू E naught with upper and positive with respect to C। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस R will be equal to E naught with upper and positive with respect to C। ठीक है, इसी डायग्राम पे आ जाइए। यहां देखिए जब हमारा कंडक्ट कर रहा है हमने क्या कहा, ये वाला फॉरवर्ड बायस है, यानी यहां अगर हम इग्नोर कर दें इसके आरएफ रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो है और ऐसे करंट ये कंडक्ट कर रहा है ना, इसने ऐसे करंट कंडक्ट किया तो जो अब देख इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो वोल्टेज था वही तो इसके अक्रॉस लगा है ना, यानी ये एक तरह से बैटरी का काम कर रहा है। मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच ईएमएफ है मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम ई नॉट। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई ड्रॉप नहीं हुआ। अभी मैंने आपको समझाया था दो रेजिस्टेंस लेकर के, बिल्कुल वही समझ लीजिए, एक ये रेजिस्टेंस एक ये वाला रेजिस्टेंस, लेकिन इसका रेजिस्टेंस हमने जीरो मान लिया है। ठीक है, जब इसको आपने जीरो मान लिया है तो जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया वो सारे का सारा यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ ये भी देखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में पूरी सेकेंडरी के अक्रॉस हम मैक्सिमम ई नॉट वोल्टेज ले रहे थे। यहाँ देखिए अभी हमने सेंटर टेप से हाफ वाला लिया है ना, सेंटर टेप से ई नॉट लिया है, यहाँ से यहाँ तक ई नॉट वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, वही हमें आउटपुट में मिल गया। ठीक, अब मान लीजिए ये प्लस ई नॉट था, सेंटर टेप पे जीरो था, यहाँ पे माइनस ई नॉट था। यही कंडीशन थी कि बी पॉइंट को सी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए, तो अब बी पॉइंट हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक, तो अब इस कंडीशन में देखिए कि इसके अक्रॉस ये रिवर्स, जब ये फॉरवर्ड है तो ये रिवर्स है, तो रिवर्स बायस जंक्शन डायोड के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना आएगा, तो ये एंड नेगेटिव है ना और ये एंड पॉजिटिव ई नॉट, तो इसके अक्रॉस टोटल जो वोल्टेज आएगा वो 2 ई नॉट, यानी जो रिवर्स बायस में है तो ये 2 ई नॉट वोल्टेज फील करता है। इसका मतलब इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, 2 ई नॉट, जहां ई नॉट क्या है, सेंटर टेप से एक एंड तक का वोल्टेज होगा। ओके, ये बात समझ में आई आपको, यही है यहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें शॉर्ट में देखिए एक बार फिर से आपको अगर बता दिया जाए यहाँ पे थोड़ा सा, वैसे तो क्लियर हो गया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज लग रहा था मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, वही था पीक इनवर्स वोल्टेज। यहां पर सेकेंडरी जो हम के क्रॉस वोल्टेज कितना था, सेंटर टेप को अगर जीरो पे माने तो ए एंड प्लस ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू और बी एंड माइनस ई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू पर है। ओके, यानी हाफ सेकेंडरी के क्रॉस ई नॉट वोल्टेज है, पूरी सेकेंडरी के क्रॉस तो टोटल 2 ई नॉट ही आएगा है ना, और जो जंक्शन डायोड रिवर्स बायस है उसने अपने क्रॉस रिवर्स बायस कंडीशन में कितना रिवर्स वोल्टेज फेस किया है, 2 ई नॉट। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेकेंडरी के क्रॉस भी टोटल वोल्टेज 2 ई नॉट ही है इस तरह से, और जो पीक इनवर्स वोल्टेज है उसकी वैल्यू 2 ई नॉट आ रही है। ठीक है, तो ये होगा आपका पीक इनवर्स वोल्टेज इन केस ऑफ सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। और वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है कि कितना अच्छा हमारा डिवाइस आउटपुट वोल्टेज की फिक्स वैल्यू को मेंटेन करता है। द गुड वोल्टेज रेगुलेशन means that the output remains constant है ना, irrespective of the input variation। इनपुट में क्या वेरिएशन हो रहा है,
उसको इग्नोर करके आउटपुट कांस्टेंट रहे तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा कहा जाता है। और इसे हम एक्सप्रेस किस फॉर्मूले से करेंगे, E0 माइनस EL अपॉन EL इंटू 100, जिसमें E0 क्या है, आउटपुट वोल्टेज विदाउट लोड, यानी लोड जब जीरो कर दें, और लोड लेने पर यानी फुल लोड के साथ। तो दोनों केस में कितना डिफरेंस आ रहा है उससे हम वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करते हैं। अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं, यानी दोनों का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, हाफ वेव और फुल वेव का, क्योंकि अब आपने पॉइंट्स देख लिए हैं। Compared to half wave rectifier, the full wave circuit has less ripple. full wave में आपने जो रिपल फैक्टर्स देखे हैं उसके कंपैरिजन में हाफ वेव में रिपल्स आपके कैसे थे, ज्यादा थे। द हाफ वेव सर्किट compared to half wave circuit, the full wave circuit has less ripple and is more easily filtered ड्यू टू द हायर रिपल फ्रीक्वेंसी। फुल वेव में रिपल ऐसी फ्रीक्वेंसी है, जबकि हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी ऐसी है, तो फुल वेव की फिल्टरिंग आसान होती है, हाफ वेव की फिल्टरिंग मुश्किल होती है। इसके साथ ही फुल वेव में रिपल्स कम है और हाफ वेव में रिपल्स ज्यादा हैं, ठीक है। और कम रिपल्स वाला आप प्रिफर करेंगे क्योंकि आप चाहते ही हैं यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस नजर से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर इज बेटर ना। द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस, 81.2 लगभग आ रहा था, है ना, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6 था। तो इस तरह से भी आपका फुल वेव रेक्टिफायर बेटर है। फुल वेव रेक्टिफायर कैन सप्लाई अ लार्ज लोड करंट एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी जो करंट हम लोगों ने निकाला था इसमें एवरेज डीसी करंट जो निकाली थी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आई नॉट अपॉन पाई आया था, जबकि यहाँ पे 2 आई नॉट अपॉन पाई आ रहा था। ये देखिए जो अभी आपने निकाला था, यहाँ पे 2 आई नॉट अपॉन पाई वैल्यू आपको मिल रही है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या आया था, हाफ वेव रेक्टिफायर में था आई नॉट अपॉन पाई। तो यहाँ पे आउटपुट में डीसी करंट ज्यादा मिलती है। बट फॉर द सेम डीसी आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज रिक्वायर्ड, है ना। ये अब देखिए ड्रॉबैक कहाँ पे आया, क्योंकि अभी तक तो सारी हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर इज बेटर, पर जब हम लोगों ने पीक इनवर्स वोल्टेज पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे सेंटर टेपिंग पे 0 और ये प्लस ई नॉट और ये माइनस ई नॉट हम लोगों ने लिया था, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट ही तो इसका यूटिलाइज हो रहा है, एक जंक्शन डायोड में इतना यूटिलाइज हो रहा है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये सेकेंडरी, पूरी सेकेंडरी में ये ई नॉट ही हमने लिया था और ये पूरा वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। तो अगर हम जितना आउटपुट यहाँ ये देगा, टोटल वोल्टेज ई नॉट है ना, तो जो आउटपुट हमें यहाँ पे जिस इनपुट वोल्टेज से मिल रहा है उस इनपुट वोल्टेज को यहाँ डबल करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ सेकेंडरी ही यहाँ पे यूटिलाइज हो पा रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ सेकेंडरी ही यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पूरी सेकेंडरी यूटिलाइज हो रही है। पूरी सेकेंडरी के क्रॉस ई नॉट वोल्टेज है, यहाँ पूरी सेकेंडरी के क्रॉस 2 ई नॉट जब वोल्टेज लगाते हैं तब जंक्शन डायोड के क्रॉस ई नॉट अप्लाई होता है, क्योंकि सेंटर से सिर्फ आधा पार्ट ही यूज हो रहा है। तो जब 2 ई नॉट सेकेंडरी के क्रॉस आता है तो एक जंक्शन डायोड के क्रॉस ई नॉट ही अप्लाई होता है, यानी फॉर द सेम डीसी आउटपुट वोल्टेज द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज रिक्वायर्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। सेम हमें डीसी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो उतने डीसी आउटपुट वोल्टेज के लिए जितना ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में जरूरत पड़ती है, उसका डबल हमें फुल वेव में जरूरत पड़ती है। ये इसका ड्रॉबैक है। द हाफ वेव रेक्टिफायर however has the advantage of simplicity। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक जंक्शन डायोड लगता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमें 2 जंक्शन डायोड लगाने पड़ते हैं। तो अगर सिंपल हमें चाहिए, कम खर्चे पे हमें चाहिए रेक्टिफायर, तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करना चाहिए। अगर हमें कम वोल्टेज पर भी हमें सफिशिएंट आउटपुट चाहिए तो हमें
हाफ वेव यूज करना चाहिए, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में जितना सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज जो आउटपुट देता है, उतना आउटपुट वोल्टेज हमें फुल वेव रेक्टिफायर में लेने के लिए सेकेंडरी के अक्रॉस हमें डबल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा मैथमेटिकल एनालिसिस फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो इस मैथमेटिकल एनालिसिस में आज हम इतना ही करेंगे, और आगे अभी हमने जंक्शन डायोड को स्टडी किया है फ्रेंड्स। जंक्शन डायोड को अभी हमने आपने स्टडी किया है, लेकिन हमें अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें स्टडी करनी है। तो आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, और आज के वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।